A very good morning to all the class 10 students. I hope everyone is fine and everyone is safe at home and everyone is studying hard and everyone is doing. I kindly request every one of you to watch the video carefully and please understand the concept and the notes which I have sent you. I hope everyone have already noted down and already finished and you are already started studying. So in the last class we were dealing on the topic that is food security. We have already finished this topic and we were really dealing on the new topic today. But before going to that, let's quickly recollect some of the important points which we have dealt. So सिक्योरिटी का अंदर हम लोग देखा है इंडिया में सब लोगों को अच्छा खाना एक्सेस हो सके, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मीन्स कदम उठाया है फूड सिक्योरिटी सिस्टम का इंडिया में, और जिसमें दो कंपोनेंट है उसका। एक है बफर स्टॉक करके रखना, एक है डिस्ट्रीब्यूशन करना। कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। तो इंडिया में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया में हम लोग देखा है फूड सिक्योरिटी कैसा मीन्स काम करता है, और ये फूड सिक्योरिटी का मीन्स बफर स्टॉक जो फूड को स्टोर करके फार्मर से खरीद के मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस देके फार्मर से खरीद के फूड को स्टॉक करने का जिम्मा FCI को सौंपा गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो फूड को स्टॉक करेगा जहाँ पर रिमोट एरिया है इंडिया में, जहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है आदमी लोग, खाना अच्छी तरह से पहुँच नहीं पा रहे, उस एरिया में उसको PDS सिस्टम के द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा से। तो इंडिया को बांटने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक APL एंड BPL। तो BPL फैमिली को बहुत सरकार सब्सिडाइज मीन्स बहुत कम दाम से फूड ग्रेन को सप्लाई करता है उन लोगों के लिए, और APL के लिए अलग दाम है और BPL के लिए अलग दाम से सब्सिडाइज इशू करता है सरकार। तो इसलिए ये दो कैटेगरी डिवाइड किया है। लेकिन इंडिया में we have seen that इंडिया में बहुत सारा फैमिली लोग क्रॉप फसल खराब होने की वजह से जो APL में वो भी BPL कैटेगरी में चला जाता है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस क्रॉप फेलियर की वजह से। तो इतना मीन्स फैमिली को एफोर्ड करना सरकार के लिए भी बहुत मीन्स दिक्कत हो जाता है। बहुत सारा APL को मीन्स सब्सिडीज ऐसा प्रोवाइड करने के लिए दिक्कत हो जाता है मैनेज के लिए। तो हम लोग ये देखा है इसी सिस्टम से ऐसा इंडिया में हम लोग मालूम है कि अगर सरकार अच्छी तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर टूल्स और एग्रीकल्चर में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना से, फार्मर लोगों को अच्छा क्रेडिट मिलना से, क्रेडिट लिंकेजेस मिलना से मीन्स सब डिस्ट्रिक्ट और सब इंडिया में कितना भी ब्लॉक है वो सेल्फ रिलायंट हो सकता है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में। हम लोग देख चुका था ऐसा मीन्स फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में वो लोग सेल्फ रिलायंट हो सकता है। और इंडिया में ये भी समस्या है कि सिर्फ ये व्हीट और सीरियल्स का ही क्रॉप ज़्यादातर लगाने लगा है फार्मर लोग, जो अच्छा बात नहीं माना जाता है। मीन्स दूसरा क्रॉप को मीन्स जहाँ पर अच्छा क्रॉप होता है जैसे कि ऑयल सीड अच्छा होता है कुछ एरिया में, तो ऑयल सीड को ही ज़्यादा वहाँ लगाना चाहिए, इसको इंकरेज करना चाहिए मीन्स फार्मर लोगों को ऐसा। और हम लोगों को फोकस करना है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज करना है ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस, और सस्टेनेबल बेसिस में फूड ग्रेन्स को कैसा प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है उस पर फोकस करना है। एंड एट द सेम टाइम हम लोगों को मीन्स गवर्नमेंट को फ्री ट्रेड करना चाहिए, इशू करना चाहिए विदाउट टैक्सेस ऑन स्पेशली सीरियल्स, व्हीट और राइस पर फ्री ट्रेड होना चाहिए, तब लोगों को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत अट्रैक्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा देगा एग्रीकल्चर फील्ड में। तो स्लो शिफ्ट होने की वजह से फ्रॉम
from cereals या food crop cultivation to fruits, vegetables and oilseed cultivation में की वजह से ये सारा मीन्स नेट जोन एरिया को बहुत काम कर रहा है इंडिया में और बहुत सारा समस्या फार्मर लोग फेस कर रहे हैं इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग कल डील कर चुका था मीन्स फार्मर लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो we will not be dealing only this much I'll be explaining you in brief so we will be dealing on the new topic that is impact of ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ है इंडिया में पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है या नेगेटिव इफेक्ट हुआ है हम लोग जानेंगे ग्लोबलाइजेशन में आप लोगों को मालूम है इंडिया में इंडियन सरकार ने 1990 के बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया है दैट मीन्स फ्री ट्रेड इसको इंट्रोड्यूस किया है लेट्स सी Globalization is not a new phenomenon. No, it's not a new phenomenon. तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में एक नया फिनोमेनन नहीं है इंडिया में फिनोमेनन मीन्स ऑकरेंस नहीं है ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से इंडिया में था लेकिन ये मीन्स एक न्यू नया ऑकरेंस नहीं है इंडिया में ऐसा माना जाता है It was there at the time of colonization. तो ये इंडिया में ग्लोबलाइजेशन था तब से जब ब्रिटिश ने हम लोगों को कॉलोनाइज बनाया था उसी टाइम से ग्लोबलाइजेशन था इंडिया में इन द 19th century when European traders came to India at the time too Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crops तो ब्रिटिश टाइम से जब यूरोपियन ट्रेडर्स लोग इंडिया में आया था तब से ग्लोबलाइजेशन माना जाता है ग्लोबलाइजेशन था इंडिया में ऐसे माना जाता है ये नया बात नहीं है इंडिया के लिए और ये यूरोपियन टाइम्स जब इंडिया में वो लोग बिजनेस करने के लिए आने लगा है तो बहुत सारा स्पाइसेस को वो लोग इंडिया से लेके पूरा यूरोपियन मार्केट में या अलग अलग कोने में ले जाके बेचा करता था स्पाइसेस को इंडियन स्पाइसेस को और फार्मर्स ज़्यादातर साउथ इंडिया का फार्मर्स लोगों को वो लोग मीन्स यूरोपियंस बिजनेसमैन लोग ज़्यादातर उन लोगों को स्पाइसेस ग्रो करने के लिए मजबूर करता था स्पाइसेस मीन्स जो हम लोगों का नेसेसरी फूड आइटम्स है उसको स्पाइसेस बोला जाता है जैसे कि ये फूड आइटम्स में जो हम लोग मिक्स करता है सॉल्ट पेपर सिकोना कार्डामम ये वगैरह सबको मिला के स्पाइसेस बोला जाता है तो ये मीन्स उसी टाइम से था यूरोपियन ट्रेडर्स लोग की ज़माने से हम लोगों का देश में ग्लोबलाइजेशन चले आ रहा है ऐसा माना जाता है और साउथ इंडियन फार्मर्स को ज़्यादातर स्पाइसेस लगाने में ज़्यादातर यूरोपियन लोग प्रेशर देता था Till today, it is one of the important items of export from India. तो अभी at present भी इंडिया से सबसे important item जो export होता है दुनिया के लिए मीन्स इंडिया से जो important items जो export होता है वो spices है अभी भी इंडिया बहुत बड़ी कीमत से स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है अलग देशों को Then, during the British period, cotton belts of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for the textile industry. तो during British period भी जब British लोगों ने हम लोगों का देश को कैप्चर कर लिया था रूल कर रहा था तो तब cotton belts of India जो इंडिया में कॉटन जो प्रोडक्शन एरिया वो ब्रिटिश को बहुत अट्रैक्ट किया है ब्रिटिश को बहुत अट्रैक्ट किया है वो कॉटन बेल्ट्स एंड एट द सेम टाइम कॉटन बहुत बड़े कीमत से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन इंग्लैंड में दैट मीन्स ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से बहुत ज़्यादा रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में क्योंकि ब्रिटेन में बहुत मीन्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था तो उसको फीड करने के लिए इंडिया से रॉ कॉटन को लेके ब्रिटेन में लेके जाता था मीन्स अंग्रेज लोग उन लोगों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जावा कपड़े वगैरह बनाता है कॉटन का देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड
Liverpool flourished due to the availability of good quality cotton from India. तो ब्रिटेन में बहुत दो इम्पोर्टेंट जगह था वहाँ कॉटन इंडस्ट्री का या इंडस्ट्रियल बेल्ट बोला जाता है इंग्लैंड का। तो आप लोग मीन्स चैप्टर 5 हिस्ट्री में इसका बारे में डील करने वाला है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक में मीन्स इंग्लैंड का बारे में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा डेवलप हुआ है। तो ये दो इम्पोर्टेंट शहर इंग्लैंड का जहाँ पर बड़ा इंडस्ट्री इंग्लैंड का मैन इंडस्ट्री माना जाता है। लंदन कैपिटल है उन लोगों का, लेकिन लंदन एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर माना जाता है कंट्री का। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया ये दोनों इंग्लैंड का ये दोनों शहर को माना जाता है इंग्लैंड का। तो ये दोनों शहर में बहुत मीन्स बड़ा मीन्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। तो इंडिया से एक्सपोर्ट करके ले जाता था अंग्रेज लोग कॉटन को। और ये जगह ये दोनों शहर फ्लोरिश हुआ है, बहुत अच्छा इनकम हुआ है। और ये शहर ये मैनचेस्टर और लिवरपूल डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ कॉटन सप्लाई फ्रॉम इंडिया से रॉ कॉटन सप्लाई हुआ है इंडस्ट्री के लिए। इसके वजह से ये दोनों इंग्लैंड का शहर बहुत फ्लोरिश होने लगा है, डेवलप होने लगा है। Then you have heard about the Chapter-4 movement which started in 1917 in Bihar. तो बिहार मीन्स देखा है चंपारण मूवमेंट कैसा स्टार्ट हुआ है जो इंडिगो को लेके कनेक्टेड है। तो आप लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी डील कर चुका है। तो हिस्ट्री में इट्स ऑलवेज कंट्रोवर्सी क्योंकि अलग अलग राइटर्स लोग लिखता है, इसलिए ईयर में बहुत कंट्रोवर्सी हो जाता है। वहाँ हिस्ट्री में 1916 दिया हुआ है या 1917 दिया हुआ है, क्योंकि राइटर्स लोग अलग अलग है, इसीलिए मीन्स कंट्रोवर्सी हो जाता है, डेट और टाइम में थोड़ा फर्क हो जाता है। तो इंडिगो का बारे में चंपारण में हम लोग पढ़ा है, क्योंकि इंग्लैंड लोग बहुत अंग्रेज लोग प्रेशर दिया मीन्स चंपारण में प्रेशर दिया जाता था फार्मर्स लोगों को मीन्स इंडिगो लगाने के लिए, जो उन लोगों का इंडस्ट्री के लिए बहुत नेसेसरी था। Then this was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. तो वहाँ फार्मर्स लोगों को चंपारण में मजबूर किया जाता था किसान लोगों को कि अपना खेत में दूसरा क्रॉप नहीं लगाना है, फूड क्रॉप नहीं लगाना है, सिर्फ इंडिगो ही लगाना है, ऐसा प्रेशर डाला गया था फार्मर लोगों पर अंग्रेज लोगों ने। इसीलिए वहाँ चंपारण रिवॉल्यूशन हुआ है जो महात्मा गांधी ने लीड किया है किसान लोगों का जो ये इंडिगो रिवॉल्यूशन। Then they were unable to grow food grains to sustain their families क्योंकि वहाँ अपना फैमिलीज को सस्टेन मीन्स जीने के लिए, अपना फैमिलीज का जीने के लिए वहाँ फूड ग्रेन्स को वो लोग नहीं मीन्स सो नहीं कर पा रहा था, लगा नहीं पा रहा था, मीन्स जमीन में उगवा नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ अंग्रेज लोग इंडिगो ही लगाने के लिए प्रेशर दिया जाता था। तो इसीलिए ये चंपारण मूवमेंट हुआ है मीन्स बिहार में चंपारण में। Then under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. तो after globalization जैसे मैंने बोला है, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ग्लोबलाइजेशन को बहुत देर तक इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में आना नहीं दिया है। उसका बहुत बड़ा कारण है क्यों ग्लोबलाइजेशन को आना नहीं दिया है, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन पर कोई भी देश इंटर करता है तो कोई भी एमएनसी विदाउट एनी मच डिफिकल्टीज कोई भी देश में घुस सकता है और प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन एक मार्केट का इंटीग्रेशन माना जाता है। तो इसलिए इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ओनली इंडिया में एमएनसी को घुसने के लिए दिया है इंडियन गवर्नमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो 1990 के बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और बहुत सारा ऐसा शुरू हो गया है। तो इसलिए इंडियन फार्मर्स बहुत नया चैलेंजेस
चैलेंजेस को देखने को मिला है। क्योंकि क्या चैलेंजेस देखने को मिला है ग्लोबलाइजेशन होने के बाद? लेट्स सी। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. तो हम लोगों का फार्मर क्या चैलेंज देखने को मिला है ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस होने के बाद? ग्लोबलाइजेशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। जैसे एमएनसी लोग कहीं पर भी मीन्स विदाउट मच डिफिकल्टीज अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, रन कर सकता है, अपना गुड्स को बेच सकता है विदाउट मच डिफिकल्टीज, किसी भी कंट्री में घुस सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इन अदर वर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को पूरा दुनिया का मार्केट को एक करना, समथिंग लाइक दैट। ओके देन तो इंडियन फार्मर लोग क्या चैलेंजेस करना देखने को मिला है? हम लोग इंडियन फार्मर्स लोग बहुत सारा प्रोड्यूस करता है, जैसा कि राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस। बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडियन फार्मर्स लोग प्रोड्यूस करता है इंडिया में। लेकिन ये सब होने के बावजूद हम लोगों का फार्मर्स लोग कॉम्पीट नहीं कर पाया है। डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज का फार्मर्स है, उन लोगों के साथ हम लोगों का इंडियन फार्मर्स लोग कॉम्पीट नहीं कर पाया है, क्योंकि इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैटेगरी में है हम लोगों का देश। तो इसलिए कॉम्पीट नहीं कर पाया है, क्योंकि हम लोगों का जो एग्रीकल्चरल टूल्स है, जो यहाँ हम लोग मीन्स खेत करने के लिए टूल्स इस्तेमाल करता है, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, वो इतना लेटेस्ट नहीं है। इसीलिए हम लोगों का फार्मर्स लोग कॉम्पीट नहीं कर पाया है डेवलप कंट्रीज फार्मर्स लोगों के साथ, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में वहाँ गवर्नमेंट हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोस कंट्रीज, गवर्नमेंट अच्छी तरह से वहाँ सपोर्ट करता है फार्मर्स लोगों को डेवलप कंट्री में, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और बहुत सारा ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ पर इतना फार्मर्स लोगों को गवर्नमेंट का हाईली सर्विस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और इंडिया में इतना फार्मर्स लोगों को सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से और एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए। इसलिए बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा है इंडियन फार्मर्स लोगों को जब ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में। तो कर पाया है, कंपटीशन नहीं कर पाया है, क्योंकि इंडिया में ये गुड्स जो कॉटन, रबर, टी, जूट, शुगर केन प्रोड्यूस होता था, वो अलग देश में भी प्रोड्यूस होता है, और वहाँ तो एक आदमी इतना लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। इंडिया में एक फार्मर बहुत स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है, तो इसके वजह से कॉम्पीट नहीं कर पाया है अलग देशों के साथ इंडियन फार्मर्स लोग। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर itself at a crossroad। तो एट प्रेजेंट टुडे हम लोगों का जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? क्रॉसरोड में है। क्रॉसरोड मीन्स ऐसा बहुत बड़ा संकट में है, मीन्स डिफिकल्टीज में है, या बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स में है क्रॉसरोड। तो इंडियन एग्रीकल्चर मीन्स बहुत बड़ा संकट में है या मुसीबत में है, क्रॉसरोड में है। To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers। तो agriculture को successful बनाने के लिए इंडिया में और more profitable और more employment देने के लिए, ये सारा create करने के लिए, बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स लोगों का कंडीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब हम लोगों का एग्रीकल्चर आगे बढ़ पाएगा। जैसे कि हम लोग ने देखा है स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स, उन लोगों का चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छा मीन्स वाटर अवेलेबिलिटी खेत करने के लिए या कॉस्टली हो रहा है खेत करने के लिए एक्सपेंडिचर, इसीलिए वो लोग शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर एग्रीकल्चर को, इंडियन एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनना है, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है एग्रीकल्चर में, तो गवर्नमेंट को फोकस करना है स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स लोगों पर फोकस डालना है इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए।
द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस मच। ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया है 1960 में, वो अच्छा मीन्स प्रॉमिस करता है, हम लोगों को अच्छा प्रोड्यूस देता है, लेकिन क्या है, लेट्स सी। बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन ये ग्रीन रिवोल्यूशन भी आजकल कंट्रोवर्सीज में आ गया है। दैट मीन्स जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, वो भी आज बहुत कंट्रोवर्सी में है, चर्चा में है। मीन्स उसका अच्छा एडवांटेज भी है और मीन्स नेगेटिव एंड बहुत पॉजिटिव एडवांटेज है। दैट मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए कंट्रोवर्सीज में है। It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity. और ये क्यों ग्रीन रिवोल्यूशन को खराब माना जाता है? द मेन रीजन इज, ऐसा एलिगेशन पाया गया है कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से लैंड पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, लैंड का डिग्रेड हो रहा है या लैंड पॉल्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में केमिकल्स मीन्स ज़्यादा मीन्स यूज किया जाता है। तो ड्राइंग एक्विफायर्स, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की मेथड की कल्टीवेशन की वजह से केमिकल्स ज़्यादा यूज करने की वजह से सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। और जो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजी और मेथड कल्टीवेशन, पानी ज़्यादा चाहिए। और एक्विफायर्स, जो ट्यूबवेल से हम लोग अंडरग्राउंड से पानी निकालते हैं, वो एक्विफायर्स वो भी बहुत गहरा होते जा रहा है, वो भी मीन्स ग्राउंड लेवल वाटर भी बहुत डिप्लीट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वेनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सबको सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सबको मीन्स ख़त्म कर देता है ये पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज़ करता है। तो ये सारा इफेक्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन का इंडिया में। तो इसीलिए मीन्स इसको भी एक कंट्रोवर्सी में है, चर्चा में है अभी। इसका ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड यूज़ करने से बहुत मीन्स डिसएडवांटेज भी है वन वे, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में है। और ऐसा माना जाता है कि सॉइल को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से भी जा रहा है। द कीवर्ड टुडे इज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो हम लोगों को आजकल क्या डेवलप करना चाहिए, वो है ग्रीन रिवोल्यूशन डेवलप करना चाहिए। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, लेट्स सी, विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स क्या है, लेट्स सी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seed. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये ऐसा मेथड है जिसमें न्यू हाइब्रिड सीड, न्यू सीड प्रोड्यूस करने का, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, ऐसा ही सीड, न्यू सीड को इन्वेंट करने का ये मेथड जारी है इंडिया में। डोंट फॉरगेट द वर्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, ये बहुत तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स ऐसा मीन्स इज रिकॉग्नाइज एज ए पावरफुल सप्लीमेंट। ये पावरफुल सप्लीमेंट है इन्वेंट करने के लिए, एक ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह ही एक न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को, एक नया सीड को इन्वेंट करने का ये मेथड जारी है इंडिया में, न्यू हाइब्रिड सीड्स का। देन लेट्स फिनिश टुडे दिस चैप्टर। In fact, organic farming is much in vogue today because it has practiced without factory-made chemicals such as fertilizer and pesticide. तो इनफैक्ट हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बढ़ावा देना चाहिए इंडिया में। इन वोग मीन्स इसको प्रैक्टिस करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंडिया में। बिकॉज क्यों है, बिकॉज ये विदाउट हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी फैक्ट्री केमिकल्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं करता है और फैक्ट्री फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करता है और पेस्टिसाइड को इस्तेमाल नहीं करता है जो लैंड को पोल्यूट कर सके, वो केमिकल को हम लोग इस्तेमाल नहीं करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जो हम लोग नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और जो हम लोगों का
जो बायो फर्टिलाइज़र है, जो हम लोग कावदाम और ये वगैरह इसको इस्तेमाल करके हम लोगों को ऐसा फार्मिंग को मीन्स प्रैक्टिस करना चाहिए, आगे ऐसा स्टाइल को बढ़ावा देना चाहिए। और ये सिक्किम इज द ओनली 4th स्टेट इन इंडिया, उसमें जितना भी फार्मिंग होता है फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग को एडॉप्ट करने वाला स्टेट सिक्किम है। रिसेंटली सेंसस में गिना गया है पूरा इंडिया में 4th स्टेट, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है बारीक कीमत से, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। देन hence it does not affect environment in a negative manner, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वायरमेंट को कभी इफेक्ट नहीं करता है और सॉइल को पॉल्यूट नहीं करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोगों को बढ़ावा देना है, जिसमें कोई भी फैक्ट्री केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करता है, बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, जैसे कि कावदांग और बहुत सारा ऐसा अलग जो फर्टिलाइजर मिला जाता है उसको ही। Then a few economics think that Indian farmers have a big future if they continue growing food grains on holdings that grow smaller and smaller as the population rises. India's real population is okay. तो बहुत सारा इकोनॉमिस्ट, you know who is economist, बहुत सारा इकोनॉमिस्ट ऐसा सोच रहा है और प्रिडिक्ट किया है दैट इंडियन फार्मर्स लोगों का फ्यूचर क्या है, ब्लिक है। ब्लिक मीन्स बहुत इंडियन फार्मर्स लोगों का फ्यूचर अच्छा नहीं है, मीन्स ब्राइट फ्यूचर नहीं है, एक उज्जवल भविष्य नहीं है इंडियन फार्मर्स लोगों का फ्यूचर। अगर वो लोग कंटिन्यू करता है फूड ग्रेन्स ग्रो करने के लिए, जो जमीन स्मॉलर साइज में दिन ब दिन हो रहा है, और उसमें अगर ऐसा कंटिन्यूसली फूड ग्रेन्स ग्रो करने के लिए मीन्स ऐसा कर रहा है, तो इंडियन फार्मर्स लोगों का फ्यूचर बहुत खतरा में है, ऐसा इकोनॉमिक्स लोगों ने बताया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।